नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे साहब स्टूडियो में ही हैं और हम लोग आपसे जो एक साप्ताहिक बातचीत करते हैं, पूरे हफ्ते का लेखा जोखा लेते हैं, वो आज यहीं पे है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है भाई स्टूडियो में भी और लखनऊ में भी। आप बहुत सी बातें हो रही हैं, कई बातें करनी है, लेकिन एक मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे आया है उसको लेके बड़ी चर्चा है जी। और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हरियाणा जैसी जगह जिसपे हम लोग शुरू में सोच रहे थे कि थोड़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा अंदरूनी कलह की वजह से, वहां तो मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से वो केक वॉक जैसा लग रहा है कि नायब सिंह से बहुत गुस्सा है इस समय, बीजेपी से गुस्सा है लोगों का। तो पहली प्रतिक्रिया, ये मूड ऑफ द नेशन क्या दर्शा रहा है और ये कितना सही आपको लगता है? देखिए, संयोग से कल जो सी वोटर के कर्ता धर्ता हैं यशवंत देशमुख, तो उनसे मेरी मूड ऑफ नेशन सर्वे के बारे में एक औपचारिक बातचीत भी हुई और एक अनौपचारिक चर्चा भी हुई। दोनों चर्चाओं से मेरे ऊपर जो उसका असर पड़ा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यशवंत जी के मुताबिक जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, उन चुनावों में 3-0 होना तो बहुत मामूली बात है विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। 4-0 भी हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है, या झारखंड भी विपक्ष की तरफ जा सकता है। झारखंड में वो बता रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष भाजपा के लिए थोड़े मौके ज्यादा हैं, लेकिन हेमंत सोरेन एक बहुत मजबूत नेता के रूप में उभर आए हैं और चंपई सोरेन वाला जो प्रकरण हुआ है उससे कोई खास झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थिति पर खास असर नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उसका उस तरह से लाभ नहीं उठा पाई है और भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों में पेश करने के लिए, जनता के सामने पेश करने के लिए चेहरे नहीं। आप सबसे पहले झारखंड को देखिए। झारखंड में उनके पास सबसे बड़े चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी। खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है उनको चेहरे की तरह पेश किया जाए, पहली बात ये है। अब आप आइए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 2 चेहरे हैं और दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं भाई, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, यही 2 चेहरे तो हैं। उनके पास ना तो कोई अच्छा मराठा चेहरा है तो वो बहुत मुश्किल है, ना कोई अच्छा बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में भी बहुत मुश्किल है। अब आप आइए हरियाणा में 9.5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, वो व्यक्ति तो उस व्यक्ति के कारण ही तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस दुर्गति के मुकाम पर पहुंची है, तो उसको तो चेहरे की तरह पेश नहीं कर सकते। और नायब सिंह सैनी के बारे में वो सर्वे बताता है कि जनता बहुत नाराज है उनको मुख्यमंत्री बनाने से, उनको कोई खास उनके प्रति कोई उत्साह नहीं है, यहाँ तक कि सारी भावनाएं जिन लोगों से बातचीत की गई वो नकारात्मक ही निकल के आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी स्थिति में है। कश्मीर में हम देख ही चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठजोड़ होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने की सारी संभावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। अब तो बहस केवल इस बात पे है कि वो कितना जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते, घाटी में जहां पे आप लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाए, अब वहां आप विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो बेकार सी बात हो जाएगी। तो केवल भाजपा जम्मू में ही कुछ कर सकती है। और जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस जुड़ गई है और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ प्रभाव क्षेत्र रहा है और कांग्रेस का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो मुझे लगता यह है कि कश्मीर भी पूरी तरीके से भाजपा के हाथ से निकल गया है। अगर इन 4 राज्यों के अंदर जो इस साल चुनाव होने वाले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना ही बुरा रहता है जितना कि मूड ऑफ सर्वे से निकल कर आता है, तब तो फिर नया साल जब 2025 शुरू होगा, उस वक्त भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी और दूसरे छोटे छोटे दल, वही सोच रहे होंगे कि भाई हम भाजपा के साथ रहें न रहें और कब तक रहें। जी, मैं एक चीज और इसमें ऐड कर दूं और आपसे भी समझ लूं। झारखंड में थोड़ी स्थिति इसलिए वो मानी जा रही है कि जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें जब असेंबली में कौन कितनी सीटों पे आगे था और किसकी लीड थी, उसमें जेएमएम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। जीत तो गई है उनके शायद 3 एमपी वहां से हुए हैं, 2 कांग्रेस के हैं। वो 30 सीटें, उनके सिटिंग एमएलए 30 हैं, लेकिन असेंबली में उनका जो लीड है लोकसभा इलेक्शन, वो केवल 14 असेंबली सेगमेंट्स में रही है। कांग्रेस 17 में इस समय उसके सिटिंग एमएलए हैं, उसकी 15 में लीड थी। लेकिन बीजेपी जिसके 26 एमएलए हैं उसकी 47 में लीड हो गई है। तो ये इसको देख के बहुत से लोगों का ये मानना है कि या तो हेमंत सोरेन की नॉन प्रेजेंस, उनकी वहां पे इलेक्शन में न रहना, चंपई सोरेन शायद उस तरह से लीड नहीं कर पाए, और शायद ये भी एक बड़ा कारण था कि चंपई सोरेन जी को, अगर वो अच्छा प्रदर्शन किए होते तो शायद चंपई सोरेन को हटाते भी नहीं हेमंत सोरेन, ऐसी भी बात हो रही है।
तो मैं इसलिए झारखंड में जरा आपसे एक बार फिर से इस पे वापस आ रहा हूं कि झारखंड में थोड़ा आदिवासी अस्मिता की भी बात है, जिसको मोदी जी बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें लेके हेमंत सोरेन के लिए चैलेंज तो है। देखिए, हेमंत सोरेन के लिए भी चैलेंज है, और भाजपा अन्य प्रदेशों के मुकाबले झारखंड में थोड़ी सी फायदे की स्थिति में है। आपकी राजनीतिक समीक्षा बिल्कुल ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन फिर भी यह स्थिति ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा भाजपा के पक्ष में हो। हेमंत सोरेन की जो का राजनीतिक नेतृत्व है वो झारखंड में जम चुका है। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, और वो आदिवासियों के बहुत ही पक्के नेता बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चे को समर्थन दिया है। मेरा ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में जब एक गठजोड़ जो वहां पे लड़ता है, हमेशा विपक्ष का गठजोड़, वो लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। हो सकता है भाजपा वहां पे चुनाव जीत जाए, लेकिन वो काफी मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 3-0 तो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ है, और अगर भाजपा ने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी की और इन लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ लिया तो फिर 4-0 भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक इसलिए इस पे बात कर ले रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक आदमी के व्यक्ति बारे में मुझे इसलिए पूछ लूं, महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन के हर मंच पे दिखाई दी थी, मुस्तैदी से खड़ी रहती थी, बोलती भी थी, लेकिन इस समय कुछ शायद चुनावी उनके कंपल्शंस ऐसे रहे कि इंडिया गठबंधन में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन दोनों के बीच में एक का चुनाव होना था, और शायद इस समय पीडीपी में वो पिछड़ गई। आपको लगता है कि आने वाले समय में उनका भी कोई रोल रहेगा इंडिया गठबंधन में? देखिए, कश्मीर की जो दो बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दूसरी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में पीडीपी का परिणाम अच्छा नहीं रहा। अब जो इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, अगर केवल वोटों के प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उनको पीडीपी से ज्यादा वोट वहां प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा सीटों पर लोग लड़ाए थे उम्मीदवार, पीडीपी ने उतने सीटों पर उम्मीदवार नहीं लड़ाए थे, इसलिए भी दिखाई पड़ता है। इसलिए पीडीपी के दावेदारी को पूरी तरह खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी दावेदारियों में और लोकसभा चुनाव परिणामों के लिहाज से उनसे आगे निकल गई है। पीडीपी को अभी बहुत सी जमीन कवर करनी बाकी है। पीडीपी को एक मजबूत वापसी करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव में उनके सामने मौका है कि वो स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार खड़े करें और अपनी वापसी को करके दिखाएं। अगर वो वापसी कर लेती हैं तो जो सरकार बनेगी उस सरकार में वो भागीदारी भी कर सकती हैं। इसकी संभावनाएं खुली हुई हैं, और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, इस तरह के इशारे भी दिए जा रहे हैं। तो मैं खारिज तो उन्हें नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त उनकी स्थिति कमजोर है। जी, मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा कि जनरली ये कहा जाता है कि भाई न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया, नहीं पूछना चाहिए। कल एक अजीब सी चीज हुई कि महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी इंडिया गठबंधन ने, या वहां का एमबीए जिसको बोलते हैं, और उद्धव ठाकरे जी उसमें व्यक्तिगत रूप से बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मेरे पास कुछ और तथ्य हैं जो किसी व्यक्ति ने भेजे हैं, मेरे एक साथी ने भेजे हैं। उन्होंने बताया कि इसी साल फरवरी में जो तेलंगाना के बीजेपी के एमपी हैं राजा सिंह साहब, जो जाने जाते हैं कि बहुत कम्युनल बातें करते हैं, बिल्कुल मार धाड़ की बात करते हैं, उनको पुलिस ने बंबई में एक रैली करने से मना किया था, क्योंकि उससे पहले जो मीरा भाईंदर मुंबई में एक रॉयट हो चुके थे, लेकिन वो हाईकोर्ट से ऑर्डर ले आए कि नहीं हम इनको रैली करने दी जाए। हाईकोर्ट ने, उसी बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप इनकी पूरी वीडियोग्राफी करिएगा, और साहब ये कोई इस तरह की स्पीच नहीं बोलेंगे। लेकिन वो है राजा सिंह ने उसी तरह की स्पीच बोली, उसी तरह का कम्युनल बातें बताई, और वो ना केवल उन्होंने बल्कि नीतीश राणे और गीता जैन जो बीजेपी के लीडर है उन्होंने भी उस तरह की बातें की। पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च की है वहां। अब उसी हाईकोर्ट ने एक बदलापुर के इंसिडेंट पे, जहां पे रेप हुआ है बच्चियों का, इनको परमिशन नहीं दी है। तो ये जरा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि हाईकोर्ट भी अजीब तरह की बातें करता, और उस एफआईआर का क्या हुआ, उस स्पीच का क्या हुआ, ये तो भगवान ही मालिक है कि उसका क्या होगा। मैं इस पे, जिस देश में, जिस लोकतंत्र में आंदोलन कैसे किया जाएगा, आंदोलन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या होगा, ये अदालत से पूछ के अगर तय होने लगेगा, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा कब हुआ है? हम लोगों ने छात्र जीवन में हम लोगों ने कितने आंदोलन देखे हैं,
हम लोग खुद आंदोलनों में भागीदारी कर चुके हैं, आंदोलनों के साथ रह चुके हैं, आंदोलनों के पक्ष में लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि भाई अदालतें तय करेंगे कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक बात तो है कि आंदोलन के वक्त में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आंदोलनकारियों की और आंदोलनकारी नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को आगजनी और तोड़फोड़ करने से रोकें। ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी निकले और सड़कों को वो कारें तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, ये सब नहीं है। इस चीज को इसको छोड़ दिया जाए। बाकी किसी भी तरह की, भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नाम है पब्लिक एक्शन। अगर आप सड़क पे आकर एक्शन नहीं कर सकते तो किस बात की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, फिर घर में बैठिए। तो ये तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि अदालतें इसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है, तो हाई कोर्ट ने जो कहा है उसके तुरंत बाद उस चीज को चुनौती दी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के ऑर्डर को चुनौती दी जानी चाहिए कि भाई आप ये तय करेंगे कि हम ये करें या नहीं करें। आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि बंद के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी। आप सोचिए, जब बाबरी मस्जिद टूटने की बात आई थी तो कल्याण सिंह ने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद टूट गई है। उसके बाद कल्याण सिंह का क्या हुआ? कल्याण सिंह को एक दिन की सिर्फ एक दिन की कोर्ट रहने उठने टोकन पनिशमेंट, उनको एक सांकेतिक सजा उनको दी गई। उससे क्या तय, उससे निकला क्या? देखिए, जिसको आंदोलन करना होता है वो आंदोलन करता है, और अगर अदालत से ही सब चीजों के फैसले होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लड़ लिया जाए जी, तभी तय होगा। अगर लोकतंत्र को हमें बचाना है तो फिर इस तरह के जो फैसले आते हैं उनके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए जी। मैं इसमें अभय जी इतना और दर्शकों को बता दूं, कल्याण सिंह साहब ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मस्जिद पे कुछ आंच नहीं आएगी, मस्जिद टूटी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब बुलाया और उनको दिन भर की सजा दी कोर्ट रहने तक। टेक्निकली ये क्रिमिनल केस था जिसमें आपको सजा दी गई थी, उसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया। अब इस तरह के व्यक्ति को तो कायदे से गवर्नर नहीं बनाना चाहिए, जो अपना हलफनामा एक दिन की सही, लेकिन थे तो सजा याफ्ता और चीफ मिनिस्टर होते हुए जो अपनी बात पे नहीं कायम रहे, वो गवर्नर होकर क्या बात करेंगे। खैर, अब मैं एक दूसरी और बात करूं, एक नया फिर से मोदी जी ने शुरू किया है। ये मोदी जी हर चीज को रोल बैक कर दे रहे हैं, तुरंत वापस ले रहे हैं। तो ये मोदी जी की नई टैक्टिक्स है, या वो लोगों को चढ़ाने के लिए करते हैं, या मोदी जी को जो कह रहे हैं वीक हो गए? क्योंकि लिटरल एंट्री वाला मामला था, इस पे जरा सा हल्ला मचा, उधर चिराग पासवान ने भी थोड़ी सी आंख दिखाई, तो उन्होंने तुरंत उसको नहीं, ये गलत हो गया। अच्छा, उससे पहले एक जो हंसने वाली बात ये थी, उनके कुछ मंत्री इतनी बता रहे थे कि ऐसा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, जब वापस किया तो वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये मोदी जी को हो क्या गया? देखिए, अब मोदी जी की सरकार है नहीं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और इस सरकार का नया नाम अब रोल बैक गवर्नमेंट जी। क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने के समय में ही इतने उन्होंने रोल बैक कर दिए, तो ये रोल बैक सरकार बन चुकी है। इस सरकार की कमजोरियां जग जाहिर हैं। ये सरकार उन 28 सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की, उसके समर्थन पर आधारित है। इसलिए उनका रुतबा, उनका प्रभाव एक तरह से 280 सीटों के बराबर हो गया। वो जो चाहते हैं करवाते हैं, जो चाहते हैं उतने आपसे पैसे ले लेते हैं दबाव डाल के बजट में, जो चाहते हैं वो करवाते हैं। उनके प्रवक्ता साफ तौर पर, खासतौर पर तेलुगु देशम के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी इस सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन हम बीजेपी के एजेंडे को मानने के लिए इस सरकार में शामिल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई राज्यों को अधिकार है कि अनुसूचित जातियों के और जनजातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सके राज्यों के स्तर पर, और वो अगर चाहें तो क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत भी लागू कर सकते हैं। तो भाजपा के जो भाजपा के जो सांसद थे वो मोदी जी से जाके मिले और उन्होंने मोदी जी से कहा कि ये क्रीमी लेयर वाला मसला ठीक नहीं है। मोदी जी ने आश्वासन दिया कि भाई क्रीमी लेयर वाले मसले को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने उपवर्गीकरण का सवाल नहीं उठाया। हाँ, तो भाजपा उपवर्गीकरण के पक्ष में है खुल के, लेकिन कह नहीं सकती। इनके बहुत सारी तरह की दुविधाओं का भी सामना कर रहे हैं। इनकी रणनीति बिल्कुल साफ नहीं है। इनकी पार्टी और सरकार के बीच में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो एक तितरफा एकता होनी चाहिए, वो एकता भी नहीं दिखाई पड़ रही। तो इस वक्त मेरे ख्याल से 1990 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रम की शिकार थी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में उसी भ्रम की वापसी हो गई है। न तो नीतिगत स्तर पर स्पष्ट है, न रणनीतिक स्तर पर स्पष्ट है, और न ही इनके बीच में कोई आंतरिक एकता है
जिस पर मजबूती से खड़े होकर ये तमाम चुनौतियों का सामना कर सकें। जी। बस ये एक ही काम कर पाए हैं कि उन्होंने 240 सीटें प्राप्त कर ली हैं, बहुमत इनका कम हो गया, लेकिन गठजोड़ सरकार उन्होंने बना ली है। इसके अलावा कोई भी उपलब्धि इनके खाते में नहीं जाती। जी, मैं एक चीज और पूछ लूं, एक जरा चेंज मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा राहुल गांधी फुल टाइम नेता और थोड़ा प्रोएक्टिव नेता है। नहीं तो अभी तक राहुल गांधी का होता था इलेक्शन हो रहा है, मुझसे क्या मतलब, मैं आके अपना कुछ भाषण दे दूंगा फिर चला जाऊंगा, देख लीजिएगा, आप लोग के जिम्मे है। इस बार वो जब इलेक्शन हो रहे हैं वो पहले दिन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को देखिए। हाँ भाई, कश्मीर में राहुल गांधी वहां पे गए, उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है और जिस प्रकार का उछाल राहुल गांधी की शख्सियत और कश्मीर की जनता के बीच में जो केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिली है घाटी की जनता के बीच में, ये कोई छोटी मोटी घटना है। मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये कश्मीर की राजनीति के लिए और सारे देश की राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए एक नया संदेश है। हाँ, यशवंत देशमुख, जिनका हम लोगों ने मूड ऑफ द नेशन में जिक्र किया था, वो एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में और पिछले 2 महीने में स्थिति ये बन गई है कि जो विपक्ष की धुरी कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस की धुरी राहुल गांधी बन गए हैं। ये चीजें बहुत स्थापित हो गई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता डबल हो गई, दूनी हो गई है। रेटिंग की बात कर रहा हूं, वैसे ही लोकप्रियता नहीं। उनकी 11% से वो कह रहे हैं 22% हो गई है। मोदी की लोकप्रियता जो है वो 50% से नीचे आकर 49% पे आ गई है, जो कभी 75% की तरफ हुआ करता। तो एक का ग्राफ लगातार गिर रहा है और दूसरे ग्राफ, और कांग्रेस का अपना वोट प्रतिशत 25 पे पहुंच गया है। तो ब्रांड कांग्रेस भी मजबूत हुआ है और ब्रांड राहुल भी मजबूत हुआ है। उधर ब्रांड मोदी भी कमजोर हुआ है और ब्रांड बीजेपी भी कमजोर हुआ है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति ने माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही देखिए, अखिलेश जहां भी जाते हैं ऐसा लोगों की भावना और उनके हाव भाव से लगता है कि लोग ये मानने लगे हैं कि भाई इस आदमी की वापसी होने वाली है। जी। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के अंदर एक ही नेता का उदय हो रहा है, वो है राहुल गांधी। अब ममता बनर्जी को लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं को लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे, लेकिन राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है जो मोदी की तरह एक मंच पर खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करने की क्षमता दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल एक नया परिवर्तन है देश की राजनीति में, जो मूड ऑफ नेशन सर्वे से निकल कर आता है। जी, आपने एक नाम ले लिया तो उनकी भी बात कर लें। ममता बनर्जी जी की 2 चीजें, मैं इसलिए उसमें दोनों पक्ष को रख लूं। ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर संदीप घोष थे उनको बचाने की कह लीजिए या उनको कुछ हो ना, इस तरह की कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको 4 घंटे के अंदर नया अपॉइंटमेंट मिल गया था, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सू मोटो लेके उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया और 2-2 दिन तक उसकी कार्रवाई करता रहा, जो कि शायद अगर आपको सू मोटो था आप आधे घंटे में ये सब चीजें कर सकते थे। बदलापुर में भी हो रहा है, देश में तो रोज ये चीजें हो रही हैं। मैं दोनों चीजों पे, मतलब ममता बनर्जी का थोड़ा एक उनके पास एक फायदा यह है कि उनके इलेक्शंस अभी 2.5-3 साल दूर है, तो इस घटना का इमीडिएट उनके वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इतना अगर प्रोएक्टिव है तो बहुत सी चीजें देश में हो रही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए। मैं दोनों पे आपका एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया। एक तो वो जो घटना हुई है आरजी कर के हॉस्पिटल अस्पताल वाली, और उस पर सरकार का जो रवैया रहा है, पुलिस का जो रवैया रहा है, वो बहुत निंदनीय है जी। इसको हमें बिना किसी किंतु परंतु के बिल्कुल इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और बहुत ही उसको देख के मन विचलित हो जाता है। ये जो घटना हुई है उसी को, अच्छा, इतना ही मन विचलित करने वाली और भी घटनाएं हुई हैं। बदलापुर की घटना भी इससे कम विचलित करने वाली नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई, उत्तराखंड की जो घटना हुई, कोई घटना कम विचलित करने वाली नहीं है। लेकिन ऐसी तमाम घटनाओं के बीच में कोई एक ऐसी घटना होती है जो कि लोगों के आक्रोश का ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। इसमें मीडिया की भी भूमिका होती है और मीडिया की भूमिका एक खास रुझान वाली भूमिका होती है। इस हम लोग सब देख चुके हैं। इस सब के बावजूद भी ममता बनर्जी को इससे सबक लेना चाहिए। देखिए, 4 जून के लोकसभा नतीजों के बाद में भाजपा वालों के पास कुछ बोलने और कहने के लिए नहीं था। लेकिन कलकत्ता का जो अस्पताल कांड हुआ, इसकी वजह से उनको बोलने और कहने के लिए काफी कुछ मिल गया। जी। उससे पहले तो ये भी नहीं था उनके पास। तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए, वो बहुत लोकप्रिय नेता है, बहुत संघर्षशील नेता है। उन्होंने बड़ी बड़ी भव्य जीतें लगातार हम लोगों के देखते देखते हासिल की हैं। भाजपा ने इतनी कड़ी चुनौतियां दी, उन्होंने उन चुनौतियों को ध्वस्त किया है। ये सारी बातें हैं, लेकिन अच्छा शासन और सुशासन देना भी तो उनकी जिम्मेदारी है भाई। केवल चुनाव जीतना ही थोड़ा जिम्मेदारी है।
ये तो कोई तुक नहीं रही कि घटना हुई, पहले आप डिनाइल मोड में चले गए, उसके बाद आप स्पिन देने लगे, उसके बाद आपकी पुलिस जो है उल जलूल हरकतें करती हुई नजर आई, फिर आप एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन देते हुए नजर आए जिसका पूरा आचरण हमेशा से संदिग्ध है। तो ये सभी क्षेत्रीय शक्तियों को, वो कितने भी लोकप्रिय हो, चुनाव जीतने में कितने भी सक्षम हो, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो इस प्रकार की हरकत अच्छा शासन भी दें। इसीलिए तो उन्हें चुना जाता है, और केवल इसलिए है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देती हैं। हम लोग ममता बनर्जी को पतली गली से नहीं निकलने दे सकते। जी जी, ठीक बात। मैं जरा एक मिनट यूपी की बात आपसे इसलिए कर लूं कि बहुत उम्मीद थी कि यूपी का बाई इलेक्शन भी होगा, लेकिन वो 47 बाई इलेक्शन, 1 लोकसभा और 46 विधानसभा, सरकार ने नहीं करवाया। अभी कहा जाता है कि चुनाव आयोग को कराना होता है, सबको पता है कि सरकार ने उसको नहीं करवाया। सरकार शायद डरती है, जो भी है। लेकिन यूपी में अगर आप देखिए तो बिल्कुल योगी जी इस समय कमर कस के, उनके पास 10 ही इलेक्शन बचे हैं, रोज इलेक्शन कैंपेन पे रहते हैं, खुद वो जो कहते हैं ना हैंड्स ऑन, अपने आप वो सारे इलेक्शन की कमान संभाले हुए हैं। तो क्या योगी जी को ये दिखाना है कि भाई मैं देखो, अगर जब चाहूंगा तो मैं इतने इलेक्शन जीत लूंगा, ही हैज टू स्कोर सम पॉइंट, या वो क्यों इतना ज्यादा योगी जी एक्टिव है? अभी तो अनाउंस भी नहीं हुए हैं चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, और जो ग्रेप वाइन है, यानी जो हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है, वो ये है कि योगी जी को शायद इस प्रकार का एहसास कराया गया है कि अगर ये उपचुनाव आप हार गए तो फिर वो शायद आपके लिए अंतिम क्षणों की शुरुआत होगी। इट विल बी बिगिनिंग ऑफ योर एंड एज द चीफ मिनिस्टर। ये कारण बन सकता है, ये कारण बन सकता है। तो इस प्रकार का उनको एहसास हो गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हालत में है, एक आदित्यनाथ जी की सरकार कितनी बुरी हालत में है। काफी, देखिए कोई पार्टी कब चुनाव जीतती है, मैं कहता हूं योगी जी कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी उनको चुनाव जीतने की संभावना उनकी बहुत कम है। क्यों? चुनाव जीतने के लिए कोई बुनियादी शर्त यह है कि पहली बात तो आपकी पार्टी में और सरकार के बीच में एकता होनी चाहिए, संगठन में जो एकता है नहीं। आला कमान के साथ आपकी एकता होनी चाहिए, जो एकता है नहीं। यहां पर एक त्रिकोण का चौथा कोण भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके साथ भी मतलब अब हालत यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आके उप मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्री को बैठा के कहता है कि भाई अब आप लोग आपस में एकता कर लीजिए। तो वो स्टेटमेंट देते भी है केशव प्रसाद मौर्य जी, कहता बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे आदमी। क्या वो ये सब जो हो रहा है, इससे क्या आम पब्लिक, आप जनता से पूछिएगा, जनता आज ही मुझसे मेरे मैं अपने रिश्ते में ठहरा हुआ हूं, पहला सवाल घर में घुसते ही पूछा गया कि मैं खाने का इंतजार कर रहा था कि क्या योगी जी को हटाया जा रहा है। पहला सवाल मुझसे पूछा गया, एक गृहिणी ने मुझसे पहला सवाल पूछा क्या योगी को हटाया जा रहा है। तो फैल चुकी है बात, योगी को हटाया जा रहा है। जब मतदाताओं में ये फैल जाता है कि भाई मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपस में लतियाव हो रहा है। तो ऐसी पार्टी, ऐसे नेता, ऐसी सरकार को कौन वोट देगा? ठीक बात। मैं एक इंपॉर्टेंट है उसको इसलिए टच कर ले रहे हैं कि वो कहीं बीजेपी इसमें तो सफल हो गई कि लोग उसको शायद भूलते जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो ना भूलने दें। हिंडनबर्ग की बात मैं कर रहा हूं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2 जो है, उसमें जो इशू उसने उठाया था उसका आंसर अभी भी नहीं मिला। और उनका कहना यह था कि माधवी बुज्जी एज सेबी चेयरमैन और उससे पहले होल टाइम डायरेक्टर के रूप में माधवी बुज्जी ने कुछ अपने डिक्लेरेशंस नहीं किए थे, ये उनका आरोप था। माधवी बुज्जी की तरफ से इस पे कोई जवाब नहीं आया है। सेबी ने अपनी तरफ से एक जरूर प्रेस रिलीज किया है जिसमें सेबी ने बताया है कि भाई उन्होंने सारे डिक्लेरेशन दे दिए। तो सेबी का ये कहना है कि माधवी बुज्जी के अनुसार सेबी को उन्होंने सब डिक्लेरेशन। ये माधवी बुज्जी का डिक्लेरेशन कब आएगा? और हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या आपको लगता है कि वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी या वो एक ऐसा टाइम बम है कि वो फटेगा जरूर किसी? देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक टाइम बम है जो लगातार टिक टिक कर रहा है। कभी जोर से टिक टिक करने लगता है, कभी इसकी टिक टिक करने की रफ्तार बढ़ जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टिक टिक बंद हो गई है, ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। बहुत सारे सवाल हैं भाई। एक तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा है, उसको पूछा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जब सिंगापुर में होता है तब उसका जो आमदनी का सालाना टर्नओवर है वो 60 करोड़ रुपए है। फिर वो आकर सेबी का सदस्य बनता है और तब उसकी तनख्वाह होती है साल में 30 लाख रुपए जी। तो वो 60 करोड़ का टर्नओवर छोड़कर 30 लाख की सैलरी में क्यों काम करता है? ये कर रही है। ये सवाल क्यों नहीं कोई पूछा जाता भाई? ऐसी क्या बात? आप पॉलिटिशियन अब जब आप सेबी के अध्यक्ष बनती हैं तब आपकी सैलरी 45 लाख हो जाती है साहब।
48 लाख हो जाती है। आप बहुत मान लीजिए 50, मैंने तो गूगल पर टाइप करके देखा कि भाई इनकी सेबी के अध्यक्ष के तौर पे कितनी सैलरी है, तो सारा हिसाब किताब लगाना पर 48 लाख रुपए इस साल से ज्यादा नहीं ऊपर जा रही। इनकम टैक्स कट जाता होगा तो हाथ में और भी कम पैसे आते होंगे। जी जी तो वो तो कटता ही होगा इनकम टैक्स। तो मैं ये कह रहा हूं इतना बड़ा, जब आईसीआईसीआई में डायरेक्टर वो सीईओ थी तब भी बहुत बड़ा टर्नओवर था इनकी सैलरी, करोड़ों में फिर भी कमाती थी, और सिंगापुर में तो करोड़ों में कमाती थी। और चीन के बैंक की भी मैनेजर और कुछ आप सोचिए ना, चीन में आखिरकार वो कौन सा लास्य है, वो कौन सा आकर्षण है जो उनको इतनी बड़ी आमदनी छोड़ के ये काम कराने की तरफ ले आया। जी जी, ये भाई उन लोग तो कहेंगे देश प्रेम है, तो भाई ऐसा देश प्रेम कुछ अडानी जी और अंबानी जी के मन में आ जाए कभी कभी। मैं चलते चलते बस अभय जी आपसे इतना ही कि भाई आप लखनऊ आए हैं और अच्छा लगा, स्टूडियो भी आए, थैंक यू सो मच। और इस तरह की वार्ता तो अपनी चलती ही रहती है। आज 2-2.5 साल हो गए हम लोगों को ये बात करते हो, और ये हमारा शो भी लोग बहुत हाथों हाथ लेते हैं, लोगों को लगता है कि नई तरह से इसमें आप उनकी बातों को समझाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।